हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू रीड। तो आज हम करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन फॉर योर मैथ्स जेट पेपर 2। तो कंप्लीट फॉर्मूले का यहाँ पर रिवीजन करेंगे और जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनका भी रिवीजन करेंगे। जैसा कि आपने पीवाईक्यू सीरीज में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपके 3 से 4 पेपर्स यहाँ पर हमने कंप्लीट सॉल्व किए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पीवाईक्यूज जितने भी टॉपिक्स हैं उनका कंप्लीट फुल फॉर्मूला रिवीजन करेंगे और जितनी भी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की प्रॉपर्टीज हैं सभी का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और सीटेट मैथ्स पेपर 2 दे रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए यूजफुल कंटेंट बनाने के लिए और साथ में इस वीडियो का भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थी, जैसा कि आपने देखा है कि बहुत सारे हमने आइडेंटिटीज के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं पीवाईक्यूज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बिल्कुल बेसिक है। इसके अलावा थर्ड टर्म, इस पर भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस। नेक्स्ट है हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, या फिर ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक और भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं, जैसा भी आपको इजी पड़े। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज माइनस माइनस 3ab एंड इन ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है, तो ये इस तरीके से अभी आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। And the next identity is a cube plus b cube plus c cube minus 3ab is equal to a plus b plus c in bracket and the another bracket a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c। और ये कब होता है? अगर a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 हो जाता है, देन इन दैट केस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू हम लोग देखते हैं। आपने जो फैक्टर्स के प्रॉब्लम हम लोगों ने पीवाईक्यूज में सॉल्व किए हैं, तो वहां पर आइडेंटिटीज के थ्रू हमने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके बेसिक एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूले। जो हमने पावर्स वाले देखे थे उनके लिए क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, लाइक प्रोडक्ट ऑफ पावर सेम बेस, ये हम सभी जानते हैं। अगर a टू द पावर m लिखा है तो दिस इज कॉल्ड पावर या एक्सपोनेंट एंड दिस इज अवर बेस। ओके, तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, जिसमें बेस सेम है, सेम बेस पर पावर्स ऐड होती हैं। लाइक अगर 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 लिखा है, दिस मीन्स सेम बेस पर पावर्स ऐड हो जाएंगे, 2 टू द पावर 7 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक क्विक रिवीजन होगा इस पूरे वीडियोस में। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, जितने आपको मिनिमम पता ही होने चाहिए अपने मैथ्स पेपर 2 के लिए। ठीक है, और कई इसमें मैथ्स पेपर 1 के भी कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। क्वेश्चंस ऑफ पावर्स में सेम बेस पर पावर्स जो है वो माइनस होती हैं अगर डिवीजन हो रहा है। लाइक सेम हम कर लेंगे, 2 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 4 है, तो पावर्स यहाँ पर माइनस हो जाएंगी, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर -1। ओके, पावर ऑफ ए पावर, अगर a टू द पावर m टू द पावर n है तो हमें पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, जैसे कि 2 टू द पावर 3 टू द पावर 5 लिखा है, दिस मीन्स 2 टू द पावर 12 हो जाएगा। क्लियर हो गया? वेरी नाइस। ये क्विक रिवीजन है, पूरी उम्मीद है कि इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। एक साथ आपका सारा रिवीजन हो जाएगा और पीवाईक्यू सीरीज में हमने पीवाईक्यूज किए ही हुए हैं। पावर ऑफ अ प्रोडक्ट ए बी टू द पावर m को a टू द पावर m और b टू द पावर m भी हम लिखते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2 इंटू 3 टू द पावर m, दिस मीन्स 2 टू द पावर m इंटू 3 टू द पावर m। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। m की जगह कोई नंबर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है a अपॉन बी। इसी तरह से जैसे मल्टीप्लाई में था तो डिवीजन में भी यही लगेगा। अगर 2 अपॉन 3 टू द पावर 4 है, दिस मीन्स 2 टू द पावर 4 भी है और 3 टू द पावर 4 भी है। और b यहाँ पर 0 नहीं हो सकता क्योंकि हम सबको पता है कि डिवीजन में 0 डिफाइंड नहीं होता है।
जीरो ऑफ एक्सपोनेंट, किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो है दिस मीन्स इट इज इक्वल टू 1। नेगेटिव एक्सपोनेंट्स ए टू द पावर माइनस एम है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए 1 अपॉन ए टू द पावर एम लिखते हैं, ठीक है, ये हमने किया भी है क्वेश्चंस में। इसी तरह से अगर ए टू द पावर 1 है, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 1 है दिस मीन्स वो नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। बेसिक सर्च फॉर्मूलाज भी कहीं कहीं यूज होते हैं, लाइक अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी का मतलब अंडर रूट ए बी हो जाएगा। लाइक अगर यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 दिस मीन्स अंडर रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 दिस मीन्स अंडर रूट 2 अपॉन 3 हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे अंडर रूट 2 का स्क्वायर का मीन्स क्या हो जाएगा 2, ठीक है। सबने मैथ्स पढ़ी हुई है तो ये सिर्फ एक रिवीजन है क्विक, ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सब प्रूफ एंड ऑल पे हम नहीं जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज अगेन आ जाते हैं। रूट ऑफ nth रूट ऑफ m को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m टू द पावर 1 अपॉन n, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं 4 का रूट 3 है लाइक दिस, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 4 टू द पावर 1/3, इस तरीके से, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूल में क्या होता है, अगर nth रूल का प्रोडक्ट हो रहा है तो उसमें ऐसे आप लिख सकते हैं, लाइक अगर यहाँ पर लिखा है 6 लिखा है 6 रूट 3 तो दिस मीन्स 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रूट 3, दिस मीन्स आप क्यूब रूट ऑफ 2 भी लिख सकते हैं इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। यूज करना आई होप सबको आता है। इसी तरह से nth रूट ऑफ a अपॉन b है तो वो भी nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पावर इनसाइड रूट, अगर रूट nth रूट ऑफ a टू द पावर n है दिस मीन्स a हो जाएगा। समझ में आई गया होगा कि अगर यहाँ पर 3 है और ये अंदर भी 2 टू द पावर 3 है दिस मीन्स इसको हम लोग पावर ये रूट हटाते हैं तो कैसे लिखते हैं 3 टू द पावर 1 अपॉन 3, तो ये कैंसिल हो गया तो वही नंबर बचता है। क्लियर हो गया। इनसाइड रूट की पावर, रूट ऑफ ए पावर nth रूट ऑफ a टू द पावर m, तो ये पावर यहाँ पर आ जाती है 1 अपॉन n तो m अपॉन n हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग ज्योमेट्री का रिवीजन करेंगे, बहुत बेसिक से लेके जितनी भी आपके 8th तक की 9th तक की ज्योमेट्री है सब यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दी है। चलिए देखते हैं 0 डिग्री का एंगल, जिस मीन्स एक रे है और इसके ऊपर ही दूसरी रे लाई कर रही है, दिस मीन्स वो 0 डिग्री एंगल हो जाता है। एक्यूट एंगल लेस देन 90, 0 से 90 वाले सारे एंगल जो है वो एक्यूट एंगल में आएंगे, ठीक है। तो ये देखिए एंगल जो है आपका 0 से 90 है। राइट एंगल किसे बोलते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल होता है एग्जैक्टली उसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। नेक्स्ट आता है अगला ऑब्ट्यूस एंगल, क्या होता है मोर देन 90 एंड लेस देन 180, लाइक हम ये देख सकते हैं दिस इज मोर देन 90 एंड 90 हमारा इस जगह पे था तो 180, 90 से 180 वाले हमारे ऑब्ट्यूस एंगल हो। स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या हो जाता है, एक लाइन पर एग्जैक्ट जो एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, ओके। रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं 180 से, अब यहाँ से 180 से भी जितना बड़ा होगा और 360 से छोटा, ये एंगल हमारा रिफ्लेक्स एंगल में आता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट एंगल, क्या होता है एक पॉइंट के अराउंड जितना भी एंगल है वो पूरा हमारा 360 डिग्री कंप्लीट एंगल बोला जाता है, तो कंप्लीट एंगल के बात आती है तो 360। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेस्ड ऑन पोजीशंस पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे आता है एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल बिल्कुल एडजेसेंट मींस अगल बगल वाले, ये एंगल जो है वो एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, एक्स और वाई नाम अगर दे देते हैं। इनका मेन वो होता है शेयर कॉमन आर्म, तो ये इनकी कॉमन आर्म है और कॉमन वर्टेक्स शेयर करते हैं, तो इन एंगल्स को हम लोग क्या कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। लीनियर पेयर क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज 180, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सम एक्स और वाई का क्या आएगा 180 आएगा, और ये आपस में एडजेसेंट एंगल्स भी हैं क्योंकि ये कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म को शेयर कर रहे हैं, बट इनका सम क्या है 180, तो जब एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो जाता है तो हम उन्हें लीनियर पेयर कहते हैं। नेक्स्ट आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कोई भी दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एंगल इसका वर्टेक्स पर जो अपोजिट होते हैं वो एंगल्स जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, और वो हमेशा इक्वल होते हैं, लाइक अगर ये है तो ये भी एक्स होगा और अगर ये वाई है ये भी वाई होगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स में इक्वल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ जाते हैं, लाइक अगर हमारे पास दो एंगल हैं, इसको हम ले लेते हैं 60 डिग्री और इसको ले लेते हैं 30 डिग्री, ओके। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। मीन्स 60 का कॉम्प्लीमेंट 30 है एंड 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 है, बिकॉज 60 + 30 = 90। क्लियर हो गया।
सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जब दो एंगल्स का सम, लाइक अगर हम इसको 120 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 60, तो दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो वो एंगल्स को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। लाइक यहाँ पर हम देख सकते हैं 120 + 60 इज 80 डिग्री ऑफ 180 डिग्री। क्लियर हो गया? तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरेलल लाइंस, दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होंगी और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मीन्स मीट नहीं करेंगी किसी भी पॉइंट पर, और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी लाइन है? जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, मीट करती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी लाइन होती है? परपेंडिकुलर लाइंस भी इंटरसेक्शन लाइंस ही बोली जाएंगी, बट ये 90 डिग्री एंगल पर ही इंटरसेक्ट करेंगे, देन उनको हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बोले। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल विद पैरेलल लाइंस। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इनको ध्यान से समझें लेते हैं। लाइक अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, नाम ले लेते हैं L और M, दो पैरेलल लाइन है L M, पैरेलल का साइन होता है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा। क्लियर है? चलिए ध्यान से समझते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हों। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल होते हैं? जो एफ शेप, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एफ शेप यहाँ पर बन रही है, ये देखिए, ये देखिए एक एफ शेप बन रही है, तो एफ शेप पर जो एंगल है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। लाइक ये वाला एंगल के करस्पॉन्डिंग माना जाएगा, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हैं यहां से ये वाला भी एफ बन रहा है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्लियर हो गया? ये बोल जाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। और सिमिलरली अगर आप ऊपर उल्टा करेंगे तो ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग हो गया और ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग। ओके, तो इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब इसी में अल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे, तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ, वहां पर थोड़ा सा ऑलरेडी सब हो गया है, तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं। ये एंगल और ये एंगल, या आप यहाँ से देख सकते हैं जेड की शेप आ रही है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स बोल, ठीक है। और इसी तरीके से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये इंटीरियर एंगल्स हैं अल्टरनेट, और इसी की तरह से एक्सटीरियर जो एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हो गया? इसी तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं को इंटीरियर या कंसेक्यूटिव इंटीरियर हम किन्हें बोलते हैं। दो एक पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, तो उन्हें ट्रांसवर्सल के साथ ये एंगल और ये एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड को इंटीरियर, और इन दोनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, या इसको यू शेप्ड भी बोलते हैं, यू शेप, इस तरीके से यू शेप यहाँ पर लिखा है। अल्टरनेट एंगल्स में जेड शेप आएगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स में एफ शेप, और यू शेप में को इंटीरियर एंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक्सटीरियर में ये वाला एक्सटीरियर इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट। तो ये पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं पीवाईक्यू में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, बेस्ड ऑन साइड्स, तीन तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। स्केलिन ट्रायंगल, ऑल साइड्स अनइक्वल। देखिए जैसे ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसमें सारी साइड्स अनइक्वल हैं, तो ये हमारा स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, मीन्स टू साइड्स इक्वल, ये साइड इसके इक्वल है, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज दो साइड्स इसकी इक्वल हैं। और थर्ड आता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, मीन्स ऑल साइड्स इक्वल, दिस दिस दिस, इस तरह से साइन बना होगा अगर आपको कुछ इस तरह का आएगा वहां पर सॉल्व करने के लिए। और इसका हर एंगल भी इक्वल होता है, विच इज 60 60 60। क्लियर हो गया? तो स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट चलते हैं। बेस्ड ऑन एंगल्स हम लोग देखते हैं ट्रायंगल्स कितने तरह के होते हैं, तीन तरीके के। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, जितने भी एंगल्स हैं सब लेस देन 90 होंगे। अगेन हम इसको ए बी सी लिख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल जो है हमेशा 90 डिग्री होगा, ये देख लेते हैं क्यू आर, हम इसको नाम दे देते हैं। तो दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज वन एंगल इज 90 डिग्री। ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल कौन होता है? वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, एक एंगल जो हो ऐसा हो वो वन मोर देन 90 डिग्री हो, लाइक दिस। ये आप देख लेते हैं अप्रॉक्सीमेट 120 डिग्री दिख रहा है, ए बी सी इसको भी नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से बेस्ड ऑन एंगल्स तीन तरीके के हमारे ट्रायंगल्स हो जाते हैं।
नेक्स्ट आता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बिल्कुल बेसिक मैथ्स की प्रॉपर्टी है कि किसी भी एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर। नेक्स्ट एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए ये ऐसा करके लाइन बनाई हमने, ये एक्सटीरियर एंगल है किसी भी ट्रायंगल का, तो इसका सम जो है इन दोनों अपोजिट एंगल्स, इस एंगल के जो अपोजिट एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होगा। लाइक अगर ये एक्स है और ये वाई है तो ये जेड है, तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा। ये ट्रायंगल में की प्रॉपर्टी में आता है, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, हमने पीवाईक्यू सीरीज में किए हुए हैं, तो चलिए इसको भी देखते हैं। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। कोई भी दो ट्रायंगल्स तभी कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे जब बिल्कुल इक्वल, मींस अगर एक ट्रायंगल को, लाइक हमारे पास एक ही ट्रायंगल देखते हैं ABC है और दूसरा है ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो ये ट्रायंगल PQ एकदम इसके ऊपर ओवरलैप हो जाए, सेम शेप सेम साइज। ठीक है, और वैसे और उसमें भी एक ओवरलैपिंग का मतलब है एंगल A एंगल P के इक्वल हो जाए, एंगल B एंगल Q के इक्वल हो, एंगल C एंगल R के इक्वल हो। मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इसी सीक्वेंस में इक्वल होंगे, जैसे AB साइड है तो वो PQ से इक्वल हो, AC साइड है तो वो PR से इक्वल हो, BC साइड है तो वो QR से इक्वल हो, देन हम लोग कहेंगे AB इज कॉन्ग्रुएंस। ये साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी होता है PQR। तो ये सीक्वेंस को याद रखना है, AB PQ BC QR और RP CA, यही सीक्वेंस रहेगा और एंगल्स का भी यही सीक्वेंस रहेगा, तभी हम लोग ट्रायंगुलर इसी अकॉर्डिंग करते हैं। अब देख लेते हैं, लाइक इसमें 5 टोटल रूल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के। साइड अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स की साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, all three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then we will call by congruency of side triple side as we will say congruent triangle। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सेम सीक्वेंस में करस्पॉन्डिंग साइड ही इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है SAS मींस साइड एंगल साइड। Two sides and the included angle of one triangle are equal to the those to the another angle। This means अगर मान लीजिए ये हमारा दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR, तो दो अगर ये AB और BC, AB इक्वल है PQ के और BC इक्वल टू QR का, तो इन्हीं के बीच का साइन इंक्लूडेड एंगल, ये एंगल इक्वल होना चाहिए था, साइड एंगल साइड। इस तरीके से प्रॉपर्टी लगती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ASA मीन्स एंगल साइड एंगल, मीन्स दो एंगल और उनके बीच की साइड। टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू दोज ऑफ अनदर ट्रायंगल। ठीक है, तो टू एंगल्स तो सिमिलरली सेम रहेगा कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दिस मीन्स दो एंगल और उनके बीच की साइड, तो आता है एंगल साइड एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आता है डबल AS मीन्स एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड में हमारा टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड आर इक्वल। लाइक अगर दो एंगल्स हैं, एक ये है ट्रायंगल और एक ये है ट्रायंगल, ठीक है, तो अगर A है एंगल, इधर हमने D लिख दिया, B एंगल इधर हमने E लिख दिया, और साथ में तो ए एंगल D के एंगल इक्वल है B और E के एंगल इक्वल है, तो AC जो थर्ड साइड है वो F के साइड इक्वल है। एंगल एंगल और साइड AC इज इक्वल टू DF होगी, देन डबल AS की जो है हमारी कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी लगती है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। राइट हैंड साइड राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ये एक प्रॉपर्टी होती ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें राइट एंगल होता ही है। राइट एंगल अगर दो ट्रायंगल हैं, लाइक अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, हमने ऐसे करके बना दिए, सॉरी इसमें तो हमें बनाना है राइट एंगल, तो हम इरेज करेंगे। तो यहाँ पर हम दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब एंगल B और एंगल E ले लेते हैं, 90 डिग्री हो गए, और फिर हाइपोटेन्यूज, तो सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ट्रायंगल में वो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, और साथ में AB कोई भी एक साइड, फिर AB D के इक्वल है, तो ये ट्रायंगल्स जो है वो राइट एंगल RHS प्रॉपर्टी के थ्रू कॉन्ग्रुएंस बोले जाएंगे। क्लियर हो गया। एंड द लास्ट जो फैक्ट है दैट इज ट्रिपल A ओनली एंगल्स इक्वल सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि अगर एंगल्स मान लीजिए इसके सेम है और इसके भी सेम होगा, ठीक है, एंगल्स तो सेम हो सकते हैं बट जरूर साइड तो इक्वल नहीं होंगे, और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि ओवरलैप हो जाना, मतलब साइड सेम होनी चाहिए।
पूरा सेम टू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉन्ग्रेंसी की भी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है ट्रायंगल इनइक्वलिटी थ्योरम। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 3 साइड्स दे के पूछा जाता है कि किसमें ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं। तो सिंपल सा इसका रूल होता है, फॉर एनी ट्रायंगल द सम ऑफ एनी 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, इसका मतलब अगर ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है तो 2 का साइड 3 के साइड से इक्वल बड़ा होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमने PYQs में क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। B प्लस C इज ग्रेटर देन A, C प्लस A इज ग्रेटर देन B। एग्जाम्पल भी दिया है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। 4 plus 5 is equal to 9, which is greater than 6. 5 plus 6 is equal to 11, which is greater than 4. And 6 plus 4 is equal to 10, which is greater than 5. This means triangle is possible. क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी 180 डिग्री। और ये तो भी हमने पढ़ा ही है कि इंटीरियर एंगल्स का सम किसी भी ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इन दोनों में से जब भी आपको ये दिया जाएगा कुछ भी प्रॉपर्टी के थ्रू, जैसे हमने प्रीवाईक्यू में किया हुआ है कि ट्रायंगल किस में पॉसिबल है या नहीं, तो आप यही प्रॉपर्टीज में चेक करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अब क्वाड्रिलेटरल। बहुत सारे पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल पर की प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो अब उन्हें देखते हैं। तो पैरेललोग्राम सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स मींस क्वाड्रिलेटरल जिसके मतलब 4 आपकी साइड्स हैं। क्वाड मतलब होता है 4, तो 4 साइड से जो भी आपकी शेप बनी है उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है हमारा पैरेललोग्राम। अपोजिट सब देखिए, पैरेललोग्राम मींस नाम से ही समझ में आ रहा है, पैरेललोग्राम मींस यहाँ पर साइड्स आपकी पैरेलल हैं। ये साइड अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और साथ में इक्वल होती हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। दिस मींस ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है क्योंकि इस प्रॉपर्टीज को लगा के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ये एंगल इसका 180 डिग्री होगा। और सिमिलरली आप देख सकते हैं कि जो पैरेलल लाइंस वाली हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो भी यहाँ पर इसी तरीके से मैच कर रही है। क्लियर हो गया। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये पार्ट इसका इक्वल, ये पार्ट हाफ में, मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली है। बाकी तो आप जो है पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेक्टेंगल। सभी कोई जानता है, फिर भी कभी कभी होता है कि पढ़ लेना अच्छा रहता है। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, बट इसमें और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है कि ये जो है आपके 90 डिग्री एंगल्स होते हैं, जबकि उसमें अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो इक्वल होते हैं, वो और इसमें वो 90 होते हैं। और थर्ड है डायगोनल्स हमेशा इक्वल होंगे और साथ में बाइसेक्ट भी करेंगे, तो बाइसेक्ट भी करेंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है, अगर हमारे ये ट्रायंगल का नाम ABCD है तो यहाँ पर डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा और साथ में बाइसेक्ट भी मींस डिवाइड कर। स्क्वायर में देख लेते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, वी ऑल नो दैट। 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। डायगोनल्स जो हैं इक्वल भी होते हैं। इसमें याद रखना इक्वल भी होते हैं, परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट तो करते ही हैं, लेकिन पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल से इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में लगेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं रोम्बस। रोम्बस जस्ट आपका स्क्वायर से ही सिमिलर होता है, क्योंकि ये इसमें बस लाइंस जो है आपकी पैरेलल हो जाती हैं, बट वो इक्वल भी रहती हैं, बट 90 डिग्री का एंगल आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऑल साइड्स इक्वल, अपोजिट यहाँ पर वही हो जाता है 90 डिग्री नहीं, लेकिन अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। और उसमें क्या होता है, स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल होता है और डायगोनल्स इसमें भी परपेंडिकुलर होते हैं, ये याद रखिएगा। बाइसेक्ट तो करेंगे ही, लेकिन साथ में परपेंडिकुलर भी होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा आता है ट्रेपेजियम। बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हमने PYQs में। ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, इसमें ये साइड इसके पैरेलल होती है, लेकिन ये वाली साइड इसके पैरेलल नहीं होती है। ठीक है, एंगल्स ऑन सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द सेम साइड 180। तो सम ऑफ द एंगल्स सेम साइड मतलब ये एंगल और इस एंगल का सम जो है वो 180 हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये हमारी कौन से एंगल्स हो रहे हैं, को इंटीरियर एंगल, जिसकी प्रॉपर्टी पड़ी, तो उसके थ्रू ये 180 हो जाए। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आ जाते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब हो जाता है कि ये वाली साइड इसके तो पैरेलल होगी ही, लेकिन ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये इक्वल हो जाएंगी। नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल।
बेस एंगल्स आर इक्वल, और जब ये साइड इसके इक्वल होती है दिस मीन्स ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इसे बोलते हैं बेस, और बेस एंगल्स फिर इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट डायगनल सिस्मो, और इसमें जो है डायगनल्स भी इक्वल होंगे। तो ये वाला जैसे ए बी सी डी अगर आपका पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर डायगनल ए सी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। लास्ट है हमारा काइट। टू पेयर्स ऑफ काइट का शेप इस तरीके से होता है, ए बी सी डी, अगेन इसको मैं नाम दे रही हूँ। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो एडजेसेंट साइड्स ये इसके इक्वल होती है और ये इसके इक्वल होती है, एडजेसेंट साइड। ठीक है, इसके अलावा वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, अपोजिट एंगल जो वन पेयर है वो इक्वल होता है, मीन्स ये एंगल इसके इक्वल होता है। डायगनल्स आर परपेंडिकुलर, ये डायगनल इसके परपेंडिकुलर होते हैं। वन डायगनल बाइसेक्ट, और ये वाला डायगनल इन दोनों को इस पे बाइसेक्ट करता है। ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इक्वल। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होता है। डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बता दिया, और वन डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक डायगनल जो ये बड़ा वाला है ये छोटे वाले को बाइसेक्ट करता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जो भी पॉलीगन्स, पॉलीगन्स मीन्स जो स्ट्रेट लाइन से बनी हुई जो हमारी शेप्स होती हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होती हैं? ट्रायंगल से, फिर रेक्टेंगल, सारे क्वाड्रिलेटरल्स आ जाते हैं, फिर पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, डेकागन, जितनी भी हमारी शेप्स हैं उनको बोलते हैं पॉलीगॉन। और रेगुलर का मतलब होता है जिसमें साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल। लाइक ट्रायंगल है तो वो इक्विलेटरल होगा, क्वाड्रिलेटरल है तो वो स्क्वायर होगा, ऑल साइड्स इक्वल, या रोम्बस हो सकता है। इसके अलावा हमारा पेंटागन है अगर, या हेक्सागन है तो इसमें साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, हेक्सागन 6 साइड्स, पेंटागन 7 साइड्स, लाइक दिस। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कैसे निकालते हैं? जैसे कि ट्रायंगल के लिए 180 डिग्री होता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर 80 डिग्री होता है, लेकिन अगर यही पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन इन सब में पूछा जाएगा तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि n-2 इंटू 180। जहाँ पर n क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ साइड्स होती है, लेकिन ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं तो 3 - 1 इंटू 180, 3 माइनस सॉरी 2 है, n-2 है, तो 1 इंटू 180 विच इज 180। ठीक है, तो अगर यही फॉर्मूला आपको कोऑर्डिनेटर का लगाना हो तो कोऑर्डिनेटर्स में होती हैं 4 साइड, तो 4 - 2 इज 2 इंटू 180 इज 360। ठीक है, तो इस तरह से आप पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन किसी के लिए भी आप इस फॉर्मूले को यूज करके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकाल सकते हैं। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, और एक एंगल की अगर बात करनी है वो भी रेगुलर पॉलीगन की, तो उसकी क्या हो सकती है? जैसे कि हम यहाँ पर n-2 इंटू 180 अपॉन n है। ठीक है, तो हम लोग ट्रायंगल की आप सभी जानते हैं, तो ट्रायंगल से देख लेते हैं कि अगर रेगुलर पॉलीगन है या ट्रायंगल है तो उसमें 60 डिग्री इक्विलेटर ट्रायंगल्स का सम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 होता है, n इज इक्वल टू, अगर 3 है तो 3 - 2 इंटू 180 अपॉन 3, तो 3 - 2 इज 1 इंटू 180 अपॉन 3, 3 6 18, 60 डिग्री। तो इस तरीके से ट्रायंगल, अगर रेगुलर ट्रायंगल मीन्स इक्विलेटर ट्रायंगल है तो उसके एंगल का सम 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप किसी भी पॉलीगन के जो आपका इंटीरियर एंगल है उसका मेजरमेंट आप निकाल सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा, कहीं कहीं इसका यूज ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं मेंसुरेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे हैं मेंसुरेशन में बीवाईक्यू सीरीज में, उसको हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है? 4a, 4a मीन्स 4 इंटू साइड, अगर a स्क्वायर है और इसकी साइड है a, तो फॉर्मूला क्या हो गया पेरीमीटर का? 4a। एरिया क्या हो गया? साइड इंटू साइड मीन्स a स्क्वायर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर लेंथ इसकी है और ब्रेथ ये है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल को देख लेते हैं। ट्रायंगल अगर आपके पास ब्रेथ, बेस और हाइट में कुछ गिवन होता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, सिंपल हमारा ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। इसके अलावा पेरीमीटर निकालेंगे तो सम ऑफ ऑल द साइड्स, अगर ए बी सी की साइड्स हैं तो a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और इक्विलेटर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल। तो उस काइंड में पेरीमीटर हमारा 3a मीन्स 3 इंटू साइड, और एरिया हमारा हो जाता है √3 अपॉन 4 a स्क्वायर। डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, इस समय फॉर्मूले के प्रूफ पर हम नहीं जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कल पे आ जाते हैं। सर्कमफ्रेंस को ही हम पेरीमीटर बोलते हैं। अगर रेडियस सर्कल की r है तो दिस मीन सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। पाई की वैल्यू क्या रखनी है वो आपको क्वेश्चंस में दिया रहता है।
एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू 22/7 या 3.14, डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन गिवन रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने रोम्बस पे। रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2 मीन्स d1 इंटू d2 का मतलब है आपका डायगनल 1 एंड डायगनल 2। और पेरीमीटर तो सिंस इनके इक्वल होते हैं, दिस मीन्स साइड्स इक्वल होती हैं सारी, तो पेरीमीटर तो स्क्वायर की तरह 4a ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैरेललोग्राम। अगेन इसकी फॉर्मूला एरिया का क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये पैरेललोग्राम हो गया ABCD। तो इसकी हाइट को हम इस तरह से मेजर करते हैं, सामने वाली साइड से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर ये जब हम लाइन खींचते हैं इसको हम बोलते हैं हाइट, और बेस ये रहेगी कोई भी एक लाइन, ठीक है, डिपेंडिंग। तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन आप इसको यूज करेंगे, बट फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू A प्लस बी मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ट्रेपेजियम पे आ जाते हैं, 1/2 A प्लस बी का मतलब होता है आमने सामने के जो पैरेलल लाइंस हैं उनका सम, और हाइट अगेन इसकी इस तरीके से गिवन होती है, यहाँ पे ये इसकी हाइट में आती है। तो फॉर्मूला एरिया का क्या हो जाता है, 1/2 A प्लस बी इंटू हाइट। क्लियर हो गया, पैरेलल लाइंस का सम इंटू हाइट। नेक्स्ट आ जाते हैं 3D शेप्स की, क्यूब और वॉल्यूम, एरिया और वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो क्यूब हम जानते हैं इस तरीके से शेप होती है क्यूब की। तो टोटल सरफेस एरिया TSS का होता है 6A²। 6A², ए जो है इसकी साइड होगी, ठीक है। तो ए इसकी साइड है, तो एक सरफेस के एरिया A², तो उसी तरह से टोटल 6 सरफेस, तो सरफेस एरिया हो जाता है 6A², ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, A³, साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा क्यूबॉइड, जो कि 3D शेप है हमारा रेक्टेंगल का। इस यहाँ पर लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हमारी हाइट होती है, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो LB प्लस BH प्लस HL इस तरीके से मानते हैं। और वॉल्यूम क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सिलेंडर। इस पर क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इसका कैसा होता है, 2πRH। कर्व सरफेस मीन्स ये सरफेस की बात हो रही है, इसको बोलते हैं 2πRH। और जब इसमें टोटल सरफेस एरिया की बात आती है तो ये वाला एरिया और साथ में ये वाली जो नीचे वाली डाउन वाली सरफेस है इसका एरिया, दिस मीन्स पाई, ये सर्कल है तो πr² πr², दोनों ऐड हो जाते हैं तो ये हो जाता है 2πr ब्रैकेट में H प्लस R या R प्लस H। तो ये होता है हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²H। क्लियर हो गया। चलिए कोन को देखते हैं। कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है πRL। आर क्या होती है, यहाँ से जो इसकी रेडियस दी होती है, और एल क्या होती है, ये इसकी हाइट होती है, और एल होती है हमारी ये जो इसकी क्या कहते हैं स्लैंट हाइट होती है, ये होती है हमारी एल, और ये एच होता है और ये आर होता है कोन में, ठीक है। ये मैंने ऐसे बना दिया, एक्चुअली बेसिकली ये ऐसा है। तो एक कर्व सरफेस एरिया मीन्स ये वाली सरफेस, इसका एरिया है πRL, लेकिन टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो πRL में ये जो ऊपर का बेस है πr² ये भी ऐड होता है, तो ये बन जाता है πr ब्रैकेट में L प्लस R। और वॉल्यूम की बात करते हैं तो 1/3 πr²H, साथ में इसमें हाइट भी आती है, शामिल होती है। तो इस तरीके से 3D फिगर्स का जो आपका फॉर्मूलेस थे उनका रिवीजन हो गया है। और यहाँ पर लास्ट वन से स्फेयर, स्फेयर क्या है, स्फेयर एरिया होता है, यहाँ से रेडियस है तो स्फेयर जो 3D शेप है सर्कल का 4πr², और वॉल्यूम इसका हो जाता है 4/3 πr³। हेमिस्फेयर की बात कर लेते हैं। हेमिस्फेयर का मतलब कर्व सरफेस एरिया की बात होगी, तो कर्व सरफेस एरिया तो ये पूरा इसका सरफेस विच इज 2πr², क्योंकि πr² इसका हो गया, सॉरी 2πr² क्योंकि सेम ही है, हेमिस्फेयर है, ठीक है। तो πr² टोटल आता है तो हाफ कर देंगे तो 2πr² हो जाएगा। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया की बात आएगी तो उसमें ये वाला एक सरफेस भी ऐड होता है जो कट जाता है इस तरीके से, तो उसमें πr² इसका हो जाएगा, दिस मीन्स ये बन जाएगा 3πr²। और वॉल्यूम की बात हो जाएगी तो 2/3 πr³। क्लियर हो गया, ये हेमिस्फीयर का फॉर्मूला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सिमेट्री। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए सिमेट्री को समझ लेते हैं। सिमेट्री मीन्स दैट अ शेप कैन बी फोल्डेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स सो दैट बोथ पार्ट एग्जैक्टली मैच, दोनों पार्ट एक दूसरे से एग्जैक्ट मैच करें, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल से यहाँ समझते हैं। लाइक ये हमारे पास एक शेप है और यहाँ पर हमने बीच में एक लाइन खींच है, तो ये क्या लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो शेप है एग्जैक्टली इस शेप से मैच कर रहा है, मिरर इमेज हम बोल सकते हैं। ये इसको फोल्ड कर दें तो एग्जैक्ट फोल्ड हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट्स में हो। क्लियर हो गया। अ लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स अ शेप इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स
अ रेगुलर पॉलीगन विथ n साइड्स हैज n लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स मिरर। उसके बाद उस बीच लाइन में को अगर आप मिरर समझेंगे तो ये सेम इमेज आपको यहाँ पर दिखनी चाहिए। टू आइडेंटिकल हाफ में ये डिवाइड करती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा सिमेट्री इन कॉमन पॉलीगन। अभी जो यहाँ पर एक बात है कि रेगुलर पॉलीगन, जैसा कि अभी डिस्कस किया, रेगुलर पॉलीगन मीन्स ऑल साइड्स इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, इसके अलावा हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन। लेकिन रेगुलर पॉलीगन है मीन्स ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी। लाइक अगर रेगुलर पेंटागन है तो 5 साइड्स, तो दिस मीन्स लाइन ऑफ सिमेट्री उसकी हो गई 5। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्रायंगल्स में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी क्योंकि 3 इक्वल साइड्स हैं। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। लाइक हम देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। ये हमारा अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी ये साइड इससे इक्वल है, ये आपको दिख रही है, लेकिन समटाइम्स अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइक, ठीक है, तो ये साइड इसके इक्वल है, तो यहाँ से अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो ओनली 1 ही बनेगी कि ये वाला पार्ट इसके आइडेंटिकल होगा। और स्केलियन ट्रायंगल में 0 लाइन ऑफ सिमेट्री रहती है, तो इसको आप याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वाड्रिलेटरल पर, देख लेते हैं। स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी क्योंकि ये हमारा एक रेगुलर पॉलीगन है, तो 4 साइड्स 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन रेक्टेंगल में ओनली 2 लाइन्स होती हैं सिमेट्री, क्योंकि अगर ये हमारा रेक्टेंगल है तो हम इसको एक ऐसे खींच सकते हैं और एक ऐसे बना सकते हैं। रोम्बस में भी अगेन 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, डायगनल्स 2 के थ्रू हम इसको आइडेंटिकल 2 हाफ्स में कट कर सकते हैं। बट पैरेललोग्राम में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, और ऐसे डिवाइड करेंगे तो भी ये इसकी मिरर इमेज नहीं आएगा। सिमिलरली डायगनल्स का भी यही सीन है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। काइट में अगेन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इस तरीके से। ट्रेपेजियम जनरल होगा, कोई सिमेट्री नहीं होती, लेकिन अगर आइसोसेलेस है मीन्स ये साइड जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होती है। क्लियर हो गया। और एक इसमें आता है रोटेशनल सिमेट्री। अ शेप हैज रोटेशनल सिमेट्री इफ इट लुक्स लाइक द सेम आफ्टर रोटेशन। तो अगर कोई भी शेप को रोटेट कर रहे हैं, जैसे 90 डिग्री किया, फिर 180 किया, फिर 90 किया, तो उसमें जो है वो सेम दिखती है, तो उसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। और वो डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अगर एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ये है हमारा ट्रायंगल, ठीक है। तो ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री टर्न होने के बाद ये वाला पॉइंट अगर ए बी सी ऐसे लिया, तो ए पॉइंट अगर यहाँ जाता है तो भी ये सेम ही दिखेगा 90 डिग्री पर, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो गया 1। फिर यहाँ से हमने किया पूरा 360 डिग्री हम घुमाते हैं और देखते हैं कितनी बार वो रोटेट होने पर सेम आ रहा है, तो उतनी हम रोटेशनल सिमेट्री उसमें काउंट करते हैं ऑर्डर के बेसिस पर, ठीक है। तो ये मैं एडिशनल था, ऐसा आया नहीं हुआ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट आपका यूलर्स फॉर्मूला है जो आपका ज्योमेट्री का है, पॉलीहेड्रन बोलते हैं जिसे। इसमें क्या है, वर्टिसेस, एजेस और फेसेस। इस फॉर्मूले पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। जो आपका क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो उस पे जो कोन है, सिलेंडर है, तो वर्टिसेस, एजेस और फेसेस इज इक्वल टू 2, ये फॉर्मूला होता है। इस पे नंबर हमने क्वेश्चन भी पीवाईक्यूज में सॉल्व किए हैं। V इज नंबर ऑफ वर्टिसेस, E इज नंबर ऑफ एजेस एंड F इज नंबर ऑफ फेसेस। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिविजिबिलिटी रूल। इस पे भी ढेर सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनको भी समझेंगे। 2 से डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या होता है, लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 है, दिस मीन्स इवन डिजिट्स हैं, तो वो नंबर जो है 2 इससे डिविजिबल होगा। जैसे कि 2, 4, 6 में लास्ट डिजिट 6 है, तो दिस मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2। 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। अगर जो भी नंबर है उसका सम है, डिजिट्स का सम 3 से अगर डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। लाइक 2, 3, 1 है, 2 + 3 + 1 इज इक्वल 6 एंड 6 जो है 3 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिविजिबल हैं, तो नंबर भी 4 डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल 316, लास्ट 2 डिजिट्स जो है 16 4 से डिविजिबल है, सो 316 जो है 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट की अगर डिजिट 0 है या 5 है, तो नंबर को बिना आपको डिवाइड करे समझ में आ जाना चाहिए कि लास्ट डिजिट 5 है, तो दिस मीन्स नंबर 5 से डिविजिबल है। 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, अब देखिए 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो इसके 2 को प्राइम फैक्टर निकालने हैं, विच इज 2 एंड 3। को प्राइम फैक्टर्स कौन से फैक्टर होते हैं, जिनके बीच में कॉमन फैक्टर कोई नहीं होता, मीन्स 1 ही ओनली कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है।
या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, ऐसे बोल सकते हैं। तो 6 के 2 फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 3। अगर ये कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वे 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इस रूल पर कई क्वेश्चंस आए हुए हैं पीवाईक्यू में, हमने सॉल्व भी किए हैं। जैसे कि 312 है, 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, और 3 से डिविजिबल है क्योंकि सम ऑफ डिजिट से 6 है जो डिविजिबल है 3 से, तो नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 के लिए थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल डिफरेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। लास्ट डबल लास्ट डिजिट, लास्ट के डिजिट को डबल करना है और फिर जो रिमेनिंग नंबर है उससे माइनस कर देना है। लाइक अगर यहाँ पर 203 था तो 3 को हमने डबल किया विच इज 6, ठीक है, और फिर 6 को 20 से हमने माइनस कर दिया तो आ गया 14, और ये 14 जो है वो 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 203 भी 7 से डिविजिबल होगा। तो ये छोटे नंबर के लिए अक्सर आपने देखा है कि 6 डिजिट 7 डिजिट का नंबर का ही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल सिंपल होता है, लास्ट की अगर 3 डिजिट्स जो है वो 8 से डिविजिबल हैं तो नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। 9 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बिल्कुल सेम 3 की तरह ही होता है, अगर सम ऑफ डिजिट जो है वो डिविजिबल है 9 से तो नंबर भी डिविजिबल होगा 9 से। लाइक यहाँ पर 7 to 9 था, 7 + 2 + 9 इज इक्वल टू 18 होता है, और 18 9 से डिवाइड होता है, इसलिए नंबर पूरा 7 to 9 9 से डिवाइड होगा। 10 के लिए डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट के डिजिट अगर 0 है तो नंबर 10 से डिविजिबल है, 0 है यहाँ पर, ठीक है। 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल होता है, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेस एंड इवन प्लेसेस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आता है। इवन लाइक अगर यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाया कि 1 to 1, तो इसमें इवन प्लेस और ऑड प्लेस के नंबर्स को ऐड करके डिफरेंस लेना, और अगर वो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। 1 to 1 इसमें इवन प्लेसेस क्या है, इवन प्लेस तो सेकंड प्लेस हो गई, और ऑड प्लेस क्या है, ये वाली प्लेस 1 3, तो 1 और 3 को ऐड किया, 1 + 1, और 2 इवन प्लेस पे था, तो इवन 1 + 1 इज 2, 2 - 2 इज 0, तो अगर नंबर यहाँ पे 11 से डिविजिबल हो गया, याद रखना है इस रूल को। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 12 के लिए डिविजिबिलिटी रूल, अगेन सेम हो जाएगा कि नंबर के फैक्टर्स 3 और 4, 3 और 4 को प्राइम्स हैं, तो ये अगर नंबर कोई 3 और 4 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि हमने क्वेश्चन किया है 72 वाला कि अगर नंबर 9 और 8 से डिविजिबल है तो वो 72 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 13 के लिए देख लेते हैं, मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 4, add it to the remaining number, if the result is divisible by 13 then the number is divisible by 13, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे 286 है, तो लास्ट डिजिट को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, वो आ रहा है 24, और 24 को हमने रिमेनिंग डिजिट से आपका सब्ट्रैक्ट कर दिया है, सॉरी ऐड कर दिया है, ऐड करने पर रिमेनिंग डिजिट 24 थी और 28 थी, और 28 + 24 52, और 52 जो है वो 13 से 13 से डिविजिबल है, तो नंबर भी 286 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल आप याद रख लीजिएगा। एंड द लास्ट है डिविजिबिलिटी रूल बाय 17 फॉर 17, 17 के लिए होता है कि लास्ट के डिजिट को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उस डिजिट को आप रिमेनिंग डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर वो नंबर जो है 17 से डिविजिबल आता है तो आपका नंबर होल नंबर इज डिविजिबल बाय 17। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है 289 लिया है, लास्ट के डिजिट 9 है, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया 45 आया, रिमेनिंग डिजिट 28 है, तो 28 और 45 का डिफरेंस लेंगे, तो 45 - 28 इज 17, 17 इज डिविजिबल बाय 17, तो नंबर भी 17 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मीन मीडियन मोड, इस पर भी खूब क्वेश्चंस आए हैं पीवाईक्यू में, हमने किया हुआ है, चलो इसको भी रिवाइज करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, मीन इज द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर, हम सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर हमारे पास 2 4 6 8 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे विच इज 20, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 4, उससे डिवाइड कर देंगे तो मीन हमारा 5 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं मोड, मोड की डेफिनेशन क्या है, मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, कितनी बार वो जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो आया है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, वही उसका मोड हो जाएगा। लाइक डेटा अगर हमारे पास गिवन है 2 4 4 6 8, तो 4 4 जब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 बार आया है तो इस डेटा का मोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है।
नेक्स्ट आता है हम मीडियन देखते हैं। मीडियन क्या होता है? मीडियन मीन्स मिडिल वैल्यू। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू व्हेन द डेटा इज अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। पहले आपको डेटा को गिवन टू डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, तब उसकी जो मिडिल वैल्यू है वही हमारी मीडियन हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11। अच्छा, इसमें दो केसेस बन सकते हैं। अगर आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो या तो वो कुछ ऑड नंबर आएगा या तो कुछ इवन आएगा। तो अगर ऑड नंबर्स आएगा तब तो हम डायरेक्टली मीज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं 3, 5, 7, 9, 11। तो 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 नंबर्स हैं यहाँ पर। तो दिस मीन्स मीडियन वैल्यूज की थर्ड वाली हो जाएगी विच इज 7। लेकिन अगर हमारा इवन नंबर ऑफ वैल्यूज आती हैं तो उसमें जो मिडिल की दो वैल्यूज हैं दोनों का हम मीन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ पर 4 वैल्यूज हैं मतलब इवन है, तो बीच की दो वैल्यूज का एवरेज ले लेंगे या मीन ले लेंगे। तो 6 + 8/2 विच इज 7 मीडियन हो गया। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक लास्ट टॉपिक है रेंज मीन मीडियन मोड में। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू इन द डेटा इज कॉल्ड रेंज। अगर हमारे पास एक डेटा है जैसे रेंज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू 3, 7, 10, 15, 18, तो या तो पहले इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। यहाँ पर ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी गिवन है, लेकिन एग्जाम में आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा। उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू 18 है और लोएस्ट वैल्यू 3 है, दोनों को माइनस करेंगे 15, तो इस गिवन डेटा का जो रेंज है वो 15 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, चलो इनको देखते हैं। SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। P इज द प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपल हम लेते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर पर होता है और टाइम ईयर्स में होता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल पर प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R अपॉन 100 टू द पावर T। T इज द टाइम। ठीक है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, P इज प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? अमाउंट माइनस P। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मतलब कितना वैल्यू लगा है, दैट इज अमाउंट माइनस P। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, लेकिन हमने क्वेश्चंस देखे थे कि कहीं पे 1 वाला भी आ रहा था, 1/3 ईयर्स भी आ रहे थे। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि रेट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 नहीं लिखते हैं हम लोग, 2 लिख देते हैं। ऐसे करके 1 ही हो जाता है। इस पर हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। सिमिलरली अगर क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड करते 4 टी कर देंगे। इसी तरह से अगर 1/3 दिया है तो आप 3 से डिवाइड कर दीजिए रेट को और 3 टी कर दीजिए। क्लियर हो गया? तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं आपको PYQ में, आप वहां भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके बेसिक टर्म कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। इस पे भी खूब सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हर बार आपको दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस पर एक क्वेश्चन उस पर, या दो क्वेश्चन देखने को मिले ही हैं। PYQ में हमने सॉल्व किए हैं। चलिए कॉस्ट प्राइस देखते हैं। प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट, जिस खरीदा जाता है। और सेलिंग प्राइस, प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। जब सेलिंग प्राइस आपका जिस पे आपने चीज खरीदी है वो ज्यादा होगा तो आपको होगा प्रॉफिट। इस केस में प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP हो जाएगा। लॉस क्या हो जाएगा? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, मीन्स आपका ने जो खरीदी है चीज़ उसकी कॉस्ट ज़्यादा है जबकि आपने जो बेची है उसकी कॉस्ट कम है, तो आपको लॉस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस। तो ये तो हो गया बेसिक टर्मोलॉजी प्रॉफिट एंड लॉस की। अब हम आ जाते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? आफ्टर प्रॉफिट निकालने के बाद प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 इज प्रॉफिट परसेंटेज, एंड लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस अपॉन CP इंटू 100 इज लॉस परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट अब कुछ मेन जो फॉर्मूले हैं जिन पर ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये तो बहुत बेसिक टर्मोलॉजी थी। सेलिंग प्राइस फॉर्मूला, मान लीजिए आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है, ठीक है, और आपको सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकालना है। कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालेंगे। CP इज इक्वल टू 1 + प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 से। ठीक है, और इसी तरह से लॉस परसेंट गिवन है और CP गिवन है और सेलिंग प्राइस निकालना है, तो डायरेक्ट आप यूज करेंगे SP इज इक्वल टू CP 1 - लॉस परसेंट अपॉन 100। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है और आपको SP और प्रॉफिट परसेंट दिया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और अगर लॉस परसेंट गिवन है और आपको सेलिंग प्राइस गिवन है और कॉस्ट प्राइस निकालना है, देन SP इंटू 100, 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट को फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब मार्क प्राइस और डिस्काउंट पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसके क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। मार्क प्राइस बेसिकली होता क्या है, जो प्राइस प्रिंटेड होता है और उसके बाद उस पे लिखा होता है डिस्काउंटेड प्राइस, तो डिस्काउंट करके आपको कुछ देते हैं उस पे। तो डिस्काउंट अमाउंट बेसिकली क्या हो जाएगा, जो हमारा मार्क प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, कि मतलब जो मार्क्ड है और जो हमने सेल किया जिस प्राइस पे आफ्टर डिस्काउंट, तो वो हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। अब डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकलेगा, डिस्काउंट परसेंटेज हमारा मार्क प्राइस जो होता है उस पर ही दिया जाता है, इसका मतलब डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। ठीक है, सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या होता है, ये फॉर्मूले पे हमने क्वेश्चन सॉल्व भी किया है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस ब्रैकेट 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन क्या होता है, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट डिस्काउंट, इसमें देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला जिसका यूज होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट का फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर आपको एक्स कुछ प्रॉफिट परसेंट गिवन है, ठीक है, डायरेक्ट परसेंटेज गिवन है और सेलिंग प्राइस और क्रॉस प्राइस नहीं गिवन है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, और अगर प्रॉफिट परसेंट 100% है, दिस मीन सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 100 प्लस एक्स। तो इस टेक्निक का यूज करके, उस रेशियो को यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। सिमिलरली इसी तरीके से अगर x% हमें लॉस गिवन है, तो उस केस में अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, तो SP हमारा 100 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस टेक्निक को यूज कर भी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर आपका सारा जो भी रिवीजन था मैथ्स पेपर 2 के लिए, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक सरप्राइज है आपके लिए कि यहाँ पर मैं ये PDF को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगी, तो आप लोग इसको वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं एंड ऑल रिवाइज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।